पुर्तगाली व्यापारी 1498 में भारत की धरा पर कदम रखते हैं, समुद्री मार्गों का उपयोग करते हुए व्यापार की नई राहें खोलते हैं। इस घटना ने भारत में विदेशी शक्तियों की रुचि को आमंत्रित किया, जिससे देश के व्यापारिक परिदृश्य में एक नई उथल-पुथल मच गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में व्यापार के लिए अपनी स्थापना की और धीरे धीरे भारत में अपना प्रभुत्व मजबूत करने लगी। इसने व्यापार में एकाधिकार स्थापित कर अपने लिए एक सशक्त मंच तैयार किया, जो भविष्य में भारत की नीति को ही बदलने वाला था। मुगल साम्राज्य के समक्ष व्यापार की इजाजत प्राप्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमोदन लेना पड़ा। यह ब्रिटिशों की भारत में स्थायी उपस्थिति का पहला महत्वपूर्ण कदम था, जिसने न केवल व्यापार को बल्कि राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। इस कदम ने न केवल देश के आर्थिक ताने बाने को प्रभावित किया, बल्कि विदेशी व्यापार के लिए एक नई दिशा भी निर्धारित की। सरदार खान के साथ हुई संधि के बाद कंपनी को सूरत और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। इस समझौते ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नई शक्ति दी, जिससे उसकी व्यापारिक गतिविधियां और भी विस्तारित हो सकीं। कंपनी को मुगलों के साथ व्यापार स्थापित करने के लिए 1615 में किंग जेम्स आई द्वारा एक प्रतिनिधि भेजने का आदेश मिला। यह न केवल व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास था, बल्कि ब्रिटिशों की रणनीति को भी स्पष्ट करता था। जब जोशिया चाइल्ड का आगमन हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना अनुमति के व्यापार करना आरंभ कर दिया, जिससे मुगलों के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह एक नई संघर्ष की ओर इंगित करने वाला था, जो दोनों पक्षों के बीच गहरा मतभेद पैदा कर सकता था। मुगल सम्राट और शाहिस्ता खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कर लागू कर उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी ने इसका जोरदार विरोध किया। इस टकराव ने ब्रिटिशों के खिलाफ मुगलों के मजबूत इरादे को दर्शाया। मुगल साम्राज्य की कमजोरी के परिणामस्वरूप अन्य विदेशी शक्तियों ने भी भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाई, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यह स्थिति नितांत चुनौतीपूर्ण बन गई, जिससे ब्रिटिशों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा। मीर जाफर को ब्रिटिशों द्वारा बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। यह एक खतरनाक खेल था, जिसने भारतीय राजनीति में नए मोड़ को जन्म दिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में भारतीय नवाबों ने मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे हार गए। इस संघर्ष ने मात्र एक लड़ाई नहीं, बल्कि भारतीय स्वाधीनता की आकांक्षा को भी उजागर किया। ब्रिटिशों का नियंत्रण बंगाल पर बढ़ता चला गया और 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत उन्होंने पूरे राजस्व संग्रह की प्रक्रिया आरंभ की। इसने भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण आघात पहुंचाया, जिससे उनके भविष्य के लिए चिंताएं उत्पन्न हुईं। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में ब्रिटिशों ने एक बार फिर विजय हासिल की। इस युद्ध के परिणामस्वरूप पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिशों का राज धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक संतुलन को गंभीरता से प्रभावित किया। 1857 में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया। यह विद्रोह केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का ज्वाला बन गया, जो भारतीयों के दिलों में एक नई आशा पैदा करता है। ब्रिटिशों ने भारत पर सीधे शासन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया। इस निर्णय ने भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, परंतु उनके अधिकारों को सीमित रखा। यह ऐसा मोड़ था जिसने भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता की आकांक्षाओं पर गंभीर प्रभाव डाला।